So considering that I'm audible and the screen is visible, we will go ahead with our lecture. Good evening, all of you. And just somebody put in chat box whether I'm audible, I'm visible, my presentation is visible or not. Sankalp, you can put in the chat box. Yes, sir. Okay, okay, okay. So this is our today's lecture, which is all about similar pattern. We will be discussing one constellation and we will be talking about one general topic, that is Maharashtra State Board English Medium Astronomy lecture. So anyway, this is our acknowledgement that everything is from internet. Lecture number 16 in our sequence, and today we'll be learning about a constellation called Camelopardalis. What is Camelopardalis? Camelopardalis is something which is like a camel and having spotted pattern on its skin like a leopard. तो ये जो चीज है ये क्या है, आप सबको पता है। इस तरीके की लंबी गर्दन वाले जीव को, प्राणी को जिराफ बोलते हैं। तो आपको ये मैं फिर से दिखा दूं कि ये जो येलो एलिप्स वाली चीजें हैं, ये सारी हमने अब तक कवर की। अभी मैं उनको लिस्ट नहीं करूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ये कॉन्स्टिलेशन। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि ये कॉन्स्टिलेशन जो है ये अर्सा माइनर, सेफियस, कैसियोपिया और कैमिलोपार्डिस एक समूह जैसे एक दूसरे के आसपास है और थोड़े होराइजन से करीब होने के कारण कैमिलोपार्डिस दिखता नहीं है। तो आप बोलेंगे दिखता नहीं है तो क्या मैंने देखा है? लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैंने भी कैमिलोपार्डिस नहीं देखा है, बट कारण जो है, इसके पीछे जो रीजन है वो जेन्युइन है और वो जेन्युइन रीजन आपके लिए यहाँ लिखा गया है। वैसे आप पढ़ने से अच्छा मैं ही पढ़ देता हूँ। कैमिलोपार्डिस इज द 18th लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन। हमारे पास आज की डेट पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बनाए हुए 88 कॉन्स्टिलेशन है और इस 88 कॉन्स्टिलेशन में 18वें नंबर पे साइज के हिसाब से कैमिलोपार्डिस यानी जिराफ जैसी दिखने वाली या उस टाइप की आकृति रखने वाले इस तारका समूह का नंबर आता है। 18वें नंबर पे आता है। इट इज नॉट पर्टिकुलरली ब्राइट कॉन्स्टिलेशन। इमीडिएटली उन्होंने जोड़ दिया ये बहुत ब्राइट कॉन्स्टिलेशन नहीं है। ब्राइटेस्ट स्टार्स आर ओनली फोर्थ मैग्नीट्यूड। आप समझ रहे, फोर्थ मैग्नीट्यूड मतलब ऑलमोस्ट नहीं दिखने के बराबर। थोड़ा स्काई लीट होगा तो बिल्कुल नहीं दिखते, एकदम गुप्त अंधेरा है, अमावस की रात है, आजू बाजू में कोई भूत वगैरह तो नहीं घूम रहे और आसमान में क्लाउड भी नहीं है और कुछ भी नहीं, और आप भी बहुत अच्छे आईसाइट रखते हो, तो फिर हम पांचवी 5.5 6 मैक तक मैग्नीट्यूड तक देख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड चक्कर वगैरह क्या है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले जो यंगस्टर्स है, छोटे बच्चे हैं या जो नए नए एस्ट्रोनॉमी में शामिल हो रहे हैं, उनको जरा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए हम इस पैटर्न से जा रहे हैं। देर इज लॉट ऑफ थियरी एसोसिएटेड विथ। एक बड़ा सा मैसेज आया जिसको पढ़ना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है, तो लेट अस सी। इतना बड़ा मैसेज किसने लिखा? गुड इवनिंग सर, मैत्रेय yesterday as per message arrived on, I tried my best to open that link but it hadn't opened. I tried but at last I was able to open that last day YouTube live and live telecast was there. So if its video is available, अरे भाई मैत्रेय, ओके होल्ड ऑन। ये मैं सब इसी लाइव में ही इसलिए बोलता हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कुछ अपना क्लास है उसको हम जितना हो सके उतना ऐसे महसूस कराए कि जैसे आप सब क्लास में बैठे हो, मैं आपके सामने। तो मैत्रेय ने बहुत अच्छा काम किया, इतना बड़ा सा मैसेज उसने लिखा। एक्सट्रैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है कि कल मैं जो मैसेज डाला था कि मेरा दुबई में, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मेरा एक लेक्चर हो रहा था, वेबिनार, इसकी वजह से, क्योंकि उनका पहली बार जो 22 अरब राष्ट्र है उनमें से पहले राष्ट्र ने अपना एक स्पेस प्रोब आसमान में छोड़ा जो मार्स के चक्कर लगाएगा, जिसको बोलते हैं मार्स ऑर्बिटर। जो लैंड करता है उसको बोलते हैं लैंडर, जो घूमता है उसको बोलते हैं रोवर, जो आसपास से प्लेनेट के चला जाता है उसको बोलते हैं फ्लाई बाय मिशन। तो इस तरीके से ऑर्बिटर उनका जो प्लेस होना था उसी चक्कर में वहां के एक इंटरनेशनल मैरिकुलेट्स नाम का स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले एक, सर डिड यू कंडक्ट एन ऑनलाइन सेशन? अरे भाई श्लोक,
आप एकदम छोटे बच्चों की तरह नहीं बिहेव करो। काम उनके देश का हो रहा है, मुझे एज ए गेस्ट उधर के एक हाईफाई स्कूल ने बुला लिया, फ्री में अवेलेबल रहता हूँ इसलिए। फिर मैंने एक छोटा सा भाषण दे दिया, तो उस भाषण के चलते मुझे पता चला उसी दिन कि ऐसा कोई स्पेस प्रोब लॉन्च हो रहा है उनकी तरफ से। मैंने जानकारी बटोरी। फिर जो ऑनलाइन लाइव दिखा रहे थे, उस लाइव मतलब कोई कैमरा लेके नहीं बैठा है उधर। ओके, कोई कैमरामैन नहीं होता है जो लाइव मतलब एक पोस्टुलेटेड लाइव, या वहां उसके ऊपर जो प्लेस्ड कैमरा है तो सिग्नल तो आना नहीं था। वो चीज जो है वो मार्स को इक्लिप्स कर रही थी उस पे पर्टिकुलर ऑर्बिटर। तो इसके चलते हम हमको छोड़िए, जो उधर जुड़े हुए साइंटिस्ट थे उनको भी वो आधा पौना घंटा 26 मिनट दिखने वाला है, समझने वाला नहीं था। बट फाइनली इट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड, ऑपरेशनल हो गया। अभी रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा कि इज इट रियली बीन प्रॉपरली प्लेस्ड एंड इट विल कंटिन्यू टू गो अराउंड मार्स 1 ईयर, दैट इज अर्थ 2 ईयर। तो ये सब चक्कर था, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिए। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरा सच एस्ट्रोनॉमी से ऑफिशियली कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे ये मेरी सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मैं ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप उनको देखें और समझे कि दुनिया आज कितनी वाइब्रेंट, डायनामिक और कितनी फास्ट हो गई है, कि कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कोई करता है और हमको आपको देखा हाल देखने मिलता है। पुराने जमाने में ये सब नहीं था। सॉरी फॉर द टाइम पास बिकॉज ऑफ मी। मैत्रेय, इट्स नॉट टाइम पास, डोंट फील दैट वे। आप जितना भी सवाल पूछोगे उन सवाल का जवाब देने के लिए ये क्लास, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इस क्लास में, वो सारी चीजें इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। पर आप लोगों का एक थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है कि आप खुद से कुछ ज्यादा करते नहीं। कुछ लोग करते भी होंगे, बट सबको हम इस क्लास में नहीं डाल सकते कि भाई सब मेहनती बच्चे हैं। ओके, सब कुछ लोग तो 9:10 पे ज्वाइन भी नहीं कर पाते, इतने गधे टाइप के हैं। अभी सबके पीछे नहीं लगेंगे, तो मैत्रेय डोंट फील। आप जो पूछे उससे ये पता चलता है कि आपने कुछ तो ढूंढने की कोशिश की। बाकी लोगों ने तो मैसेज आया तो सर तो डालते ही रहते, छोड़ो यार। कुछ लोगों ने वो हमेशा वाले फ्री वाले फूल भेजे, थम भेजे, वो हाथ जोड़ के भेजा। तो ये सब चीज होता रहता है, आप इन सब चीज को छोड़ दीजिए। अभी हम चलते हैं कैमिलो पार्डिस। मुझे पहले एक सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर पिकड़े तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। डॉक्टर पिकड़े साहब होते हैं क्या आजकल क्लास में? एक डॉक्टर साहब है जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि थोड़े सीनियर व्यक्ति है। बट सर तो क्लास में होते ही नहीं है, लगता है पिकड़े जी है। ओके, तो मतलब सर आ गए क्लिनिक से लगता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर आपसे फिर से एक ओपिनियन चाहिए कि हम जो इस तरीके से जाते हैं इससे आप नाराज तो नहीं हैं? क्योंकि हम एकेडमिक्स भी कवर कर रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th का, फिर मैं बच्चों के सवाल के भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और मिस फ्री क्लासेस पिकड़े सर, ये सही बात नहीं है। छोटे बच्चे क्या उदाहरण लेंगे हमसे, तो Yes, आपको वो, sorry, sorry. बोलिए सर। No, no, no. I am not at all unhappy with the class. It's very nice. I'm enjoying it. But हम्म। I three classes because of my schedule. But I think ओके, in future it won't happen. Hopefully. नहीं नहीं ठीक है, आप किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हो तो उसको बचा सकते हैं आप, उसके लिए क्लास आने की जरूरत नहीं है। Yes. क्लास आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो सर, हमको कोई प्रॉब्लम। Sure. ओके सर, थैंक यू। Thank you. ओके, सो नाउ वी गो इनटू द कैमेलोपार्डिलिस, जिसका मतलब है जिराफ। जिराफ मतलब जिसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है। और ये जो कैमेलोपार्डिलिस है वो यहाँ आपको चित्र में दिखाया है। आप बोलेंगे यहाँ तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा। वैसे तो आसमान में कुछ भी नहीं दिखता है, कि जैसे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, आसमान में कुछ भी चीज मुंबई, पूना या पनवेल के भी माहौल में देखनी है, तो तकरीबन एक 2.53 के आसपास का मैग्नीट्यूड ठीक है। अगर 4 हो गया, 4.5 हो गया, 5 हो गया, तो भूल ही जाइए उसको। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में ओनली कंटेन 4 स्टार्स बिगर देन मैग्नीट्यूड 5। मतलब 5 से बेहतर 4 होता है मैग्नीट्यूड के सेंस में। हमेशा बड़ा आंकड़ा बेहतर नहीं होता व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट स्केल। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, वो चीज मैंने देखी नहीं है। तो इसमें आपको मैं सिर्फ फोटोज दिखा सकता हूँ कि कैमेलोपार्डिलिस मतलब इस तरीके के जिराफ का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये जिराफ भाई साहब है जो आपके पिक्चर में है।
और वो जिस तरीके से दिखाए हैं तो आपको समझ में आएगा कि आसपास में कैसियोपिया, सेफस, अर्सा माइनर, ये सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं। यहाँ पे जो दिखाया ये आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा, बट देखना जरूरी है क्योंकि कुछ इसी तरीके से आसमान में दिखेगा और बाजू में उसी का ग्राफिकल एक्सपेक्टेड व्यू दिखाया गया। तो आई होप बाय चांस इट इज विजिबल, you can have view of the realistic camelopardalis. This is the इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस मैपिंग, जिसमें आपको आप देख रहे हैं जैसे अच्छे से, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये ग्यामा। तो अल्फा बीटा ग्यामा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अल्फा कैमेलोपार्डिलिस ब्लू hued supergiant star of magnitude 4.3 over approximately 6,000 light years from Earth. Earth solar system एक ही बात। It is one of the most distant star easily visible with the naked eye. Okay, अभी 6,000 लाइट ईयर्स के दूरी पे होने वाले तारों का दिखने का चांस बहुत कम होता है। ये 4.3 है, मतलब विजिबिलिटी के रेंज में है, यही इसकी खासियत। When we come to the beta camelopardalis, it is a brighter star in camelopardalis with an apparent magnitude 4.03. तो आप बोलोगे सर 4.3 अल्फा मतलब थोड़ा लाइटर और बीटा इज 4.03 मतलब लिटिल ब्राइटर। तो अल्फा पहले आता है कि बीटा पहले आता है? एक्चुअली यू आर राइट, अल्फा को ब्राइटर होना चाहिए और बीटा को थोड़ा लाइटर होना चाहिए, बट कुछ जगह पे पहले उस तरीके के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थे तो नाम दिया गया और उसके बाद उसी को फॉलो किया जा रहा। तो ये जो बीटा है जो आपको अल्फा के नीचे की तरफ दिख रहा है, ये बेसिकली डबल स्टार है विद कंपोनेंट्स ऑफ 4 and 8.6 मैग्नीट्यूड। इट्स बेसिकली येलो सुपर जायंट 1000 लाइट ईयर्स पृथ्वी से ये दूरी रखता है। इसके अलावा 11 कैमेलोपार्डिलिस, जीटा 1694, CS कैमेलोपार्डिलिस, जेड कैमेलोपार्डिलिस, ऐसे बहुत सारे तारे तो है यहाँ पे, but because they all fall below that fifth magnitude, the visibility for us by the naked eye is closer to no। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर टू होराइजन भी है और होराइजन में आसमान जो है नॉर्मली एटमॉस्फेरिक लेयर्स भी ज्यादा होती है और धुंध या फॉगी माहौल भी ज्यादा होता है, तो विजिबिलिटी ऑब्वियसली थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ कुछ और चीज भी आपको दिखने मिलेगी जो है ये IC342, देन NGC2403। तो ये न्यू जनरल कैटलॉग और इंडेक्स कैटलॉग की कुछ चीजें हैं जो भी हम देखेंगे, उसके लिए हम चलेंगे थोड़ा आगे। तो हम बात कर रहे थे NGC2403, बट उसके पहले जैसे हमने अभी पढ़ा थोड़ा सा हम कैमेलोपार्डिलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। कैमेलोपार्डिलिस is a large but faint constellation of the northern sky representing giraffe. It is not one which has been given by Ptolemy. टॉलेमी नाम के लगभग सेकंड BC के आसपास जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे स्टार चार्ट बनाए और 88 कॉन्स्टिलेशन को उन्होंने अल्माजेस्ट नाम के आपके अपने एक किताब में या मैनुअल में डाल दिया, उसमें कैमेलोपार्डिलिस नहीं था। इस कॉन्स्टिलेशन को इंट्रोड्यूस ही किया गया 1612 या 1613 बाय पेट्रस प्लांसियस। फर्स्ट मार्क इन इंग्लिश कॉन्स्टिलेशन इन 1785। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैमेलोपार्डिलिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, द रोमनाइजेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड मीनिंग जिराफ। अभी इसमें कैमेलो जो है वो कैमल है और पार्डिलिस मतलब स्पॉटेड है। आप समझ रहे हैं लैटिन वर्ड्स का मतलब, आपने मराठी में कैसे संधि विग्रह ऐसे टाइप की चीजें होती है, वैसे लैटिन में और उसका ग्रीक कनेक्शन से यही होता है कि दो शब्द एक साथ जोड़ देते हैं। तो भाई जिराफ कैमिलियो मतलब कैमल जैसी चीज है, तो पार्डियलिस मतलब जो चीते के ऊपर जो स्पॉट्स रहते हैं स्किन के ऊपर उस तरीके का स्पॉटेड एनिमल करके फाइनली ये कैमिलियो पार्डिलिस हो गया। अभी इससे जुड़ी बहुत सारी माइथोलॉजी में स्टोरी भी आ गई कैमल के रिलेटेड, और जबकि वहां कोई कैमल इमेजिन ही नहीं किया गया है, वहां पे जिराफ इमेजिन किया गया। तो एनीवे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं
एक इम्पोर्टेंट चीज की तरफ कि 2011 में इस कॉन्स्टिलेशन से एक सुपरनोवा देखा गया। ओके, और चाइनीज एस्ट्रोनॉमी में स्टार ऑफ द कैमेलोपार्डिस आर लोकेटेड विद इन द ग्रुप ऑफ सर्कमपोलर स्टार्स कॉल्ड पर्पल फॉरबिडन एनक्लोजर। अभी आप सुन के मेरे ख्याल से थोड़े बहुत जानकार हो गए होंगे कि चाइनीज एस्ट्रोनॉमी background talks about some forbidden enclosures, and this is the fundamental or base of that particular Chinese astronomy। उसमें टॉर्टोइज है और भी बहुत सारी चीजें है, एक ब्लैक टॉर्टोइज है। ये सारी चीजें हमको सुनने समझने मिल रही है क्योंकि आज इंटरनेट पे ज्ञान का भंडार है। So let's get into the deep sky object. I'm showing you something called 2403 NGC। इस पर्टिकुलर NGC 2403 का एक्चुअली संबंध है गैलेक्सी से और M18 ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। M81 ये अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन लाइट ईयर्स मतलब 1.2 करोड़ लाइट ईयर्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। रेडशिफ्ट है इसका कुछ 0.00043। तो पहले रेडशिफ्ट समझ, एक है रेडशिफ्ट, एक है ब्लू शिफ्ट। जो आपके करीब आ रही है चीजें वो दिखाती है ब्लू शिफ्ट, और जो आपसे दूर जा रही है वो दिखाती है रेड शिफ्ट। मतलब हम है मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसको मराठी में मंदाकिनी दीर्घिका बोला जाता है, और हमारे करीब में एक गैलेक्सी है जिसको हम एंड्रोमेडा यानी देवयानी दीर्घिका बोलते हैं। ये देवयानी दीर्घिका मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। अभी आप इसके ऊपर सोचो मत कि आप जो पनवेल जाते हो तो स्कूल बस चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और मैं बात कर रहा हूँ 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। तो अभी सपोज वो ब्रेक लगाएगी तो अंदर के मटेरियल का क्या होगा वो सब मत सोचिए। अभी सिर्फ सिर्फ इतना सोचिए कि जब वो एंड्रोमेडा हमारी तरफ आ रही है और अगले 2-3 अरब साल बाद वो मिल्की वे गैलेक्सी से टक्कर मारेगी, तो जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे मिल्कोमेडा। ओके, तो ये क्या है वगैरह वगैरह, ये हम थोड़ा बाद में जानेंगे। आज की डेट पे सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए कि इस तरीके की चीजें जो आपकी तरफ आते हुए दिखती है वो हबल लॉ के हिसाब से ब्लू शिप दिखाती है, और जो दूर जाने वाली चीजें है वो रेड शिप दिखाती है। और जितना शिप बड़ा होगा उतना उसका स्पीड और दूरी ज्यादा होगी। तो ये जो चीज है वो कुछ मात्रा में रेड शिप दिखा रही है जिसका नाम है NGC 2403। It was first discovered in 18th century astronomer called William Herschel। इनका नाम हमने काफी बार सुना है। वो इंग्लैंड में काम करते थे, and it has an integrated magnitude of 8 and is approximately 0.25 डिग्री लॉन्ग। अभी 0.25 डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम देखेंगे दूसरे टेलीस्कोप से दिखाया हुआ इसी गैलेक्सी का फोटो जिसका नाम है NGC 2403। ये जो है वो सुबारू टेलीस्कोप से लिया हुआ फोटो है। तो आप बोलेंगे बीच बीच में कुछ पटाखे फूट रहे हैं क्या? यस, देयर आर सर्टन थिंग्स जिसके बारे में हम आज ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। So we go to the now next object in deep sky object, that is NGC 1502। आप बच्चे लोग यहाँ पे लिखी हुई जानकारी पढ़ सकते हैं, पर उसके पहले फोटो देख लीजिए कि ये एक आपको जैसे लिखा हुआ दिख रहा है एक ओपन क्लस्टर है, और अप्रोक्सीमेटली 45 तारे उसमें हैं। इसको डिस्कवर किया गया तकरीबन 3 नवंबर 1787 में, एंड इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 6.9 है। तकरीबन 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पे है हमसे ये दूर, एंड इट हैज गॉट 45 ब्राइट मेंबर्स। NGC 1502 is also associated with the Campbell's Cascade, a simple but beautiful asterism, मतलब शेप जैसे हम इमेजिन करते हैं ना स्कॉर्पियन वगैरह, asterism appearing in the sky as a chain of star 2.5 degree long that is parallel to the Milky Way and is pointed towards the Cassiopeia। NGC 1502 के साथ 1501 नाम की एक चीज जुड़ी हुई है, और उस चीज को क्या बोलते हैं ये यहाँ लिखा। ये इसी के साथ इसी के आसपास है। और NGC 1501 is a planetary nebula located roughly 1.4 डिग्री साउथ ऑफ NGC 150। तो प्लानिटरी निबुला वगैरह ये जो चीजें हैं धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। थोड़ा आगे चले।
ये है NGC 2366। आप बोलेंगे ये क्या है? तो ये सब उन बच्चों के लिए है जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, बट करना जरूरी है। 5th 6th 7th स्टैंडर्ड। आपने गैलेक्सी के टाइप सुने, कुछ में स्पाइरल थे, कुछ में स्पाइरल बार्ड थे, किस में इरेग्युलर। तो ये जो है ये उदाहरण है NGC 2366 इरेग्युलर गैलेक्सी का। इसका अपरेंट मैग्नीट्यूड है 11.4। हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज मेड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस डार्क गैलेक्सी 2366 while it lacks the elegant spiral arm। क्यों? क्योंकि ये खुद इरेगुलर टाइप की है, स्टार फॉर्मिंग नेबुला, एंड इज क्लोज इनफ फॉर एस्ट्रोनॉमर टू डिसर्न इट्स इंडिविजुअल स्टार। यहाँ इंडिविजुअल स्टार इतना दूर होने के बावजूद भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, थोड़ी करीब है। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर इन दिस गैलेक्सी इज अ लार्ज नेबुला विजिबल इन अपर राइट पार्ट ऑफ द इमेज। क्या दिख रहा है आपको वो ब्लू वाला अपर राइट पार्ट? ये आपको दिख रहा है। तो ये जो है ये इसका प्रिडोमिनेंट या नोटेबल फीचर है। लार्ज नेबुला विजिबल, an object listed just a few entries prior to the new general catalog 2360। A general yellowish swirl is not fact part of में। ये लोग आते ही रहते, सॉरी। ओके। इट इज स्पाइरल गैलेक्सी मच फार्दर अवे। मतलब आप जो यहाँ पे चीज देख रहे हैं ये कोई नेबुला नहीं है, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी। ओके। हुज लाइट इज शाइनिंग राइट टू NGC 2366। मतलब इस पर्टिकुलर गैलेक्सी के बहुत पीछे एक गैलेक्सी है जिसकी लाइट इस गैलेक्सी से पास होते हुए हमको दिख रही है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आने के लिए और इन टोटेलिटी समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आप छोटे हो। पर एक चीज तो पक्का है कि आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो रहा है कि गैलेक्सी जो होती है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होती, बट एक तारों का, धूल का और नेबुला का जमावड़ा है, जिसके पीछे की चीजें भी हमको दिख सकती है। लेट्स गो फर्दर। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चित्र है। ऐसा देख के लगता है कितना मजा आ गया। और आपको ये समझना होगा कि ये सारी करामात जिसके बारे में मैत्रेय ने हमें पूछा और श्लोक हमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था कि एग्जैक्टली व्हेन वी से कि आसमान में स्पेस प्रोब भेजे जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, जबकि अपने भी देश में काफी गरीबी है, खाने पीने के प्रॉब्लम। तो क्यों खर्चा होता है? क्योंकि जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगा, बेस नहीं बनेगा, स्टेप्स नहीं बनेंगे, तो पहला माला तो बन नहीं सकता। 16वां माला तो पहला मिले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 15 करते करते 16वां बनेगा। और 105 माले की अगर बिल्डिंग बनानी है तो 104 माले तक जाना पड़ेगा, तभी 105वां माला बनता है। मतलब आज हमारे पास इतनी डिटेल जानकारी आसमान की है, तो इसका कारण है कि किसी ने एटलीस्ट हजारों साल पहले सोचा, किसी ने सैकड़ों साल पहले एक्सपेरिमेंट किया, और किसी ने कुछ साल पहले लॉन्चिंग के लिए जी जान से मेहनत की। और उस स्पेस टेक्नोलॉजी से आज हम आसमान की सैर कर रहे हैं, और सैर करते करते इतने अच्छे अच्छे सुंदर चित्र हबल स्पेस टेलीस्कोप से पा रहे हैं। तो ये NGC 1569 क्या चीज है? इट्स अ ड्वार्फ इरेगुलर गैलेक्सी। अपरेंट मैग्नीट्यूड 11.9 है। अपने से 11 मिलियन लाइट ईयर्स मतलब 1.1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पे है। गैलेक्सी इज नोटेबल फॉर टू सुपर स्टार क्लस्टर विच इट कंटेन्स। बताने की जरूरत नहीं है कि इस लाल लाल वाली चीज में जो ब्लू ब्लू वाले ब्राइटिंग स्पॉट दिख रहे हैं वो बेसिकली सुपरस्टार क्लस्टर्स। द गैलेक्सी इज करंटली हॉटबेड ऑफ vigorous star formation। It is has got starburst galaxy, meaning that, as name suggests, it is bursting at the seam with stars and is currently producing them at the rate higher than observed in any other galaxy for almost 100 million years। मतलब कितने करोड़? 10 करोड़ साल। NGC 1569 has pumped out 100 तारे stars over 100 times faster than the Milky Way। मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे तैयार करने का स्पीड है, उससे 100 गुना ज्यादा स्पीड से तारे निर्माण करने की क्षमता 1569 नाम की ड्वार्फ इरेगुलर गैलेक्सी रखती है। टू ब्राइट क्लस्टर्स इज एक्चुअली
the superposition of two massive clusters, each containing more than a million stars. एक छोटी जगह पे लाख तारे हैं. These brilliant blue clusters reside within the large cavity of gas carved out of multiple supernovae, the energetic remnants of the massive star. अब ये सुपरनोवा वगैरह 7th के क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे. चलो आगे चले. लास्ट वाला चित्र. ये बताने की जरूरत नहीं कि ये चीज क्या है. ऑब्वियस स्पाइरल गैलेक्सी है. कैमेलोपार्डिलिस कॉन्स्टिलेशन की मैग्नीट्यूड तकरीबन 9 के आसपास है. तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है. लाइट ईयर्स, करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पे है. 1895 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम फ्रेडरिक डेनिंग ने इसको आइडेंटिफाई किया. एंड ये ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है. इसमें बहुत सारी और चीजें भी है, बट अभी हम उस पर जाएंगे नहीं. The annual May meteor shower is associated with the Camelopardalis from the comet 209P/Linear have a radiant in a Camelopardalis. तो मतलब जिस कॉन्स्टिलेशन की हम बात कर रहे थे उससे एसोसिएटेड मीटियोर शॉवर भी है, बट इट इज क्लोज टू द होराइजन. वो दिखता नहीं है, या एटलीस्ट मैंने कभी देखा नहीं. स्पेस एक्सप्लोरेशन. द स्पेस प्रोब वोयाजर 1. ये बहुत जरूरी है. ये एक नोटिंग मुझे इंटरनेट पे मिला जो मुझे याद रह गया, तो मैं आपको बताता हूँ. स्पेस प्रोब वोयाजर 1 is moving in the direction of Camelopardalis constellation, though it will not be nearing any of the stars of this constellation for many thousand years, by which time its power source will deplete and it will be dead body or dead materialistic source in the space. Although there is no mythology story behind this constellation, its Latin origin could be connected to the 12 labors of the Hercules. एक हरकुलस नाम के वॉरियर थे, उनके जो 12 लेबर थे उनमें से एक का एसोसिएशन आप कैमेलोपार्डिलिस के साथ जोड़ सकते हैं. In the book of Genesis in the Bible, a theory in which Jacob Bas described constellation as a camel on which Rebecca rode in a canal. अभी आप सब लोग जो काफी कॉन्वेंट और ये सब स्कूलिंग से थोड़े पढ़ते हो, आप सबको ये सब बाइबल, उसका जेनेसिस, ये सारी चीजें पता होंगी. बट ये जो स्टोरी मैंने एक टच करते हुए आपको बताई, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि कैमेलोपार्डिलिस रिप्रेजेंट जिराफ, नॉट अ कैमल. तो ये हो गई आज की जनरल स्टडीज ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्लास व्हिच टॉक्स अबाउट एटलीस्ट वन कॉन्स्टिलेशन. तो हमने पिछली बार जो सब टच किए थे तकरीबन 12-13 कॉन्स्टिलेशन, उनमें से सबसे हटके जो विजिबिलिटी के मामले में काफी कमजोर है, इस कॉन्स्टिलेशन के बारे में हमने पढ़ा. अभी हम जाएंगे जनरल टॉपिक में, जो है 7th का एस्ट्रोनॉमी का क्लास. तो हमने गैलेक्सी, उसके टाइप जो 6 स्टैंडर्ड में पढ़े थे उसको रिवाइज किया 7th के क्लास में. इस स्लाइड को मैंने काट दिया. ये दूसरी स्लाइड जो है कि भाई तारों का जन्म एग्जैक्टली कैसे होता है, ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट 8th स्टैंडर्ड में भी है. पिछली बार हमने डिस्कस किया है, तो 7th का हो गया. 8th स्टैंडर्ड वाले जब अगली बार करेंगे तो उनके साथ आपका फिर से रिपीट हो जाएगा. फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो हमेशा ही हम पढ़ते रहते हैं इस क्लास में. एक थी जेनिथ, मतलब भाई कोई पृथ्वी के ऊपर खड़ा है तो आसमान का जो हिस्सा उसके सर के ऊपर है वो जेनिथ पॉइंट है, और पाँव के Sir, you are mute. Sir, I cannot hear you. हाँ वो ठीक है. मुझे अभी मैं ऑडिबल हूँ. हेलो. तो कितने देर तक मैं म्यूट था? अभी इसमें वक्त नहीं जाया करते. लेट्स गेट इनटू द काम पे आ जाते हैं. रुको रुको रुको. तो हम यहाँ थे. ओके 30 सेकंड के लिए. बाप रे, कोई 5 सेकंड के लिए बोल रहा है. ये मस्त है. यू रिप्रेजेंट इंडिया. एक्चुअली यू रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी. ओके, क्योंकि आप एक चीज के इतने सारे जवाब दे देते हो.
तो हमने ये सब पढ़ा था। सेलेस्टियल पोल एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीजें होती है। इफ वी एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ in the north and south direction will penetrate the celestial sphere at point called the celestial north pole and celestial south pole respectively। तो ये हो गए celestial north and south। पर जबकि मैंने यहाँ एक थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपको ये कभी भी नहीं भूलना है कि जब आप ये सारी चीजें बोलते हो तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का एक्सिस 23.5 डिग्री एक स्पेस जिसमें हम घूमते हैं उसके वर्टिकलिटी से इंक्लाइंड है। तो मेरिडियन क्या है? समथिंग लाइक लॉन्जिट्यूड इन एस्ट्रोनॉमी द ग्रेट सर्कल व्हिच पासेस थ्रू बोथ द सेलेस्टियल पोल एंड द ऑब्जर्वर्स ज़ेनिथ एंड नादिर इज कॉल्ड द मेरिडियन। तो मैं जो बात कर रहा था, इट्स समथिंग लाइक अ लॉन्जिट्यूड सॉर्ट ऑफ। Celestial equator क्या है? If we uniformly expand Earth's equator in all direction indefinitely, it will penetrate the celestial sphere along the circle. This circle is known as the celestial equator. It is in the same plane as the Earth's equator. आपको यहाँ जो चीजें समझाई जा रही है, ये सारी चीजें अगर आप आपके सामने एक पृथ्वी का घनगोल यानी स्पेरिकल शेप का पृथ्वी इमेजिन करोगे, उसका तिरछा एक्सिस इमेजिन करोगे और सोचोगे कि सूरज के अराउंड घूमते वक्त वो ऐसी तिरछी ही घूमती है, बट जबकि एक्चुअल प्लेन जो है वो अलग है, वो 23.5 डिग्री वर्टिकल है। तो इस डायरेक्शन में आप सोचेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज सेलेस्टियल इक्वेटर, व्हाट इज मेरिडियन और बाकी सारी चीजें। अभी इक्लिप्टिक क्या है? तो ये जो 23.5 डिग्री वाला फंडा है, इस हिसाब से जाएंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड सन बट सीन फ्रॉम द अर्थ the sun appears to move along the circle of the celestial sphere, and that circle describing the apparent motion of the sun around the earth is called ecliptic। तो ये जो सर्कल है जो हमको क्या दिखाता है? कभी सूरज थोड़ा नॉर्थ की तरफ से उगता है, कभी साउथ की तरफ से उगता है, तो हम इसी को बोलते हैं उसका उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये उत्तरायण दक्षिणायन एक्चुअली अर्थ के तिरछा होके घूमने से और सूरज की परिक्रमा करने से होता है। इसका ही एक लंबा चौड़ा इफेक्ट है कि हमको सीजन का अनुभव होता है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। छोटे लोगों को ये सब चीज आपके एकेडमिक्स में पढ़ाया जाएगा। स्काई एंड स्पेस। Sky standing in an open space. If we look at sky on cloudless nights, we see numerous stars against the dark background. The portion of Earth's atmosphere and the portion beyond that, which can be seen in the form of a roof of our by our eyes while standing on the Earth, is called the sky। ये यहाँ इधर क्यों इतना सारा चीज सातवीं के बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बट यू ऑल नो whatever you see above your head touching around the horizon line or horizon plane is blue or maybe reddish or little tinted reddish is the sky। Now what is the limit to the sky? तो normally हम उल्टा बोलते हैं कि sky is limit, but sky is limit or limit to the sky is the space। क्या है space? The continuous empty space between the spheres like a planet, stars, nebulas, planetoids, etc., etc. in the sky is the space। It may contain gas, dust particle, star clusters, etc., etc। तो इसमें etc. पे ही रोक देते हैं। फिर भी मैं आपको चाहूंगा कि किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी बीच में 30 सेकंड 40 सेकंड वाले लोग थे। सर हैव यू सीन दिस NGC 2403? नहीं, नॉर्मली वक्त के चलते पूर्वा में देख नहीं पाता हूँ। टेलीस्कोप से भी ये सारी चीजें इतनी क्लियरली नहीं दिखती, क्योंकि कैमेलोपार्डिलिस जो है वो थोड़ा नॉर्थ पोल के नॉर्थ होराइजन की तरफ है। तो मैंने NGC 2403 नहीं देखा। ओके, तो अब तक के सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होपफुली। So now there are no more questions. So we go into the next slide, and which talks about the sun। The sun, moon, and the stars are seen to rise in the east and set in the west because the earth rotates from the west to the east। ये आप दिमाग में पक्का रखिए, कौन वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, कौन ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, कौन एक्सिस पे वर्टिकली घूमता है, कौन एक्सिस में हॉरिजॉन्टली घूमता है जैसे भाग रहा है।
ये सारे सवाल आप बच्चों लोग को किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, फिर वो होमी बाबा साइंस एग्जामिनेशन हो सकती है या नेशनल ओलंपियाड हो सकता है, तो आप स्कॉलरशिप की एग्जाम हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए. If we observe carefully, we will also notice that stars rise and set 4 minutes earlier every day. जिंदगी भर के लिए याद रखने वाली एक चीज आपके सामने है. स्टार्स राइज एंड सेट 4 minutes अर्लियर एवरी डे. पक्का दिमाग में डाल दीजिए कि डेली तारे 4 मिनट जल्दी राइज करते हैं, उगते हैं ईस्ट से, पूरब से, और ऑब्वियसली 4 मिनट जल्दी सेट होते हैं वेस्ट में, मतलब अस्त होते हैं. अभी क्यों, क्या, कब, कैसे, या आपको ढूंढना नहीं आएगा तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा. What that is, if star rises at 8 p.m. tonight, आज 8 बजे रात को जो चीज आसमान में पूरब दिशा से एंट्री मार रही होगी, वो कल 7:56 पे आसमान में एंट्री करेगी. Against the background of stars, the sun and the moon appear to move from west to east. The sun moving through 1 degree every day, and the moon moving through 12 to 13 degrees every day. This happens due to the motion of Earth around the sun and that of the moon around the Earth. इन्होंने गलती से सून लिख दिया, तो एस को एम पकड़िए. मतलब कितनी चीजें कितनी जगह पे घूम रही है. हम पृथ्वी पे है तो पृथ्वी खुद का चक्कर लगा रही है. पृथ्वी ग्रेविटेशन से मून भाई साहब को पकड़ के रखी है, तो मून पृथ्वी के चक्कर लगा रहे. मून और अर्थ का जो ग्रेविटेशनली लॉक सिस्टम है, वो खुद सूरज की परिक्रमा कर रहा है. और इन चक्कर में दूर दराज में कोई बैठे हैं बहुत सारे अपने साथी, उनको हम बोलते हैं तारे. और ये तारे डेली पृथ्वी के पूरब की दिशा से 4 मिनट जल्दी एंट्री करते हैं और 4 मिनट जल्दी अस्त होते हैं. सन और मून कोई एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल ही नहीं. तो सन और मून के बारे में क्या लिखा? सन मूविंग थ्रू 1 डिग्री एवरी डे. कैसे आया ये 1 डिग्री का हिसाब? सिंपल. 365 दिन में अगर पृथ्वी सूरज की पूरी परिक्रमा करती है, तो 365 दिन में 360 डिग्री जाने के लिए पर डे कितना डिग्री जाना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री. फिर ये 12-13 डिग्री वाला क्या नाटक है? मून का. ये मून का 12 डिग्री 13 डिग्री का ये नाटक है कि इसका साइकिल महीने का है या 27 दिन का है. फिर आप अगर 360 को आप डिवाइड करोगे उस हिसाब से, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या जवाब मिलेगा? आपको जवाब वो मिलेगा 360 डिवाइडेड बाई 30 करोगे, तकरीबन आपको 13 डिग्री का, 13 डिग्री नहीं, 12 डिग्री का हिसाब आ जाएगा. ओके. तो ये सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे, ऐसे मैं बिल्कुल वादा नहीं करता हूँ, बट ये जरूर है शायद आपको फ्यूचर के लिए शायद काम आ सके. ओके. पेज में बीच में ये सब लोग कमेंट कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है, ऐसा पकड़े तो आगे बढ़े. अभी यहाँ हम कुछ कॉन्स्टिलेशन नाम की चीज पे जा रहे हैं. उसके पहले हमने ऑलवेज रिमेम्बर नाम की कोई चीज है, उसको पढ़नी चाहिए, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है पता. द प्लेस फॉर द स्काई वॉचिंग. ओ, यहाँ स्काई वॉचिंग के बेसिक्स आपको बताने की कोशिश कर. द प्लेस फॉर स्काई वॉचिंग शुड बी अवे फ्रॉम सिटी एंड एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी न्यू मून नाइट. पहली चीज से मैं भली भांति एग्री करता हूँ कि भाई जो हम देखने जा रहे हैं, अगर स्टार गेजिंग करने जा रहे हैं, तो हमको सिटी से दूर रहना चाहिए, लाइट पोल्यूशन से हम अपने आप को और दिखने वाले तारों को बचा सकते. जरूरी नहीं है कि न्यू मून नाइट हो, मतलब अमावस की रात, क्योंकि अंधेरा रहता है तो आपको विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी रहती है. और आपने जैसे सुना होगा, एक कोजागिरी पूर्णिमा रहती है जो बारिश के बाद आती है, और उस समय चंद्रमा के पूरे होने, मतलब फुल मून नाइट है ना वो कोजागिरी पूर्णिमा बोले तो. आप वो मसाला दूध पीते होंगे ना, तो ये जो कोजागिरी पूर्णिमा है, इस रात को आपको आसमान में बहुत सारे तारे भी दिखते हैं, चंद्र भी दिखता है, और स्टार गेजिंग के लिए एक अच्छा अवसर रहता है. क्यों? क्योंकि बारिश के बाद आसमान अच्छे से धुला हुआ रहता है, और
अगर आप कहीं दूर गए हो, केमिकल पोल्यूशन नहीं है और एयर पोल्यूशन नहीं है, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी रहने के कारण फुल मून होते हुए भी तारे अच्छे से दिख पाते हैं। एक्सेप्ट जहाँ पे मून है उसके आसपास इर्द गिर्द आपको थोड़े कम तारे दिखेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में न्यू मून की नाइट इज द बेहतर प्रपोजल। ओके, बाइनोकुलर और टेलीस्कोप शुड बी यूज्ड फॉर स्काई वॉचिंग। स्टार गेजिंग के लिए नेकेड आई इज इनफ, पर अगर आपको कोई क्लस्टर देखना है, आपको कुछ मेसियर ऑब्जेक्ट देखना है जिसकी मैग्नीट्यूड तकरीबन 5-6 क्रॉस करके जा रही है, तो बाइनोकुलर इज अ बेटर ऑप्शन। उससे भी आगे है तो टेलीस्कोप इज अ बेटर ऑप्शन। टेलीस्कोप से और एक चीज मिलती है कि हमको फाइनल रिजॉल्व इमेज मिलती है। रिजॉल्व इमेज का मतलब क्या होता है? जैसे शनि हमको नेकेड आई से दिख पाता है, सैटर्न, बट अगर उसको रिंग देखनी है तो हमको टेलीस्कोप चाहिए। जुपिटर हमको दिख पाता है और उसके मून देखने हैं तो हमको टेलीस्कोप चाहिए। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आइडेंटिफाई द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक्स द स्काई वॉच इजी, and the pole star should be used as a reference point for sky watching. नॉट नेसेसरली, इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं। अगर आप सूरज ढलने के पहले खुली जगह पे जाके बैठ जाए और आपको पूरब कौन सी है, पश्चिम कौन सी है, दक्षिण कौन सी है, उत्तर कौन सी है, ये समझ में आ जाए तो आपका स्टार गेजिंग आसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर विजिटर है, आपको स्काई की जानकारी है, आपको मालूम है कि आज जुपिटर लगभग कहाँ होने वाला है, मर्क्यूरी कहाँ होने वाला है, या वीनस कहाँ है, तो भी आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल ही जाता है। बट ये जो इन्होंने बोला है, ये बेहतरीन रेफरेंस पॉइंट है। जो पोल स्टार है उसके रेफरेंस में आसमान को आइडेंटिफाई करना, समझना, एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो जाता है। As the stars in the west said early, स्काई वॉचिंग शुड बिगिन द स्टार्स इन द वेस्ट। ये तो आपने देखा ही होगा कि हम जो कॉन्स्टिलेशन भी ले रहे हैं, हम ऐसे ही ले रहे हैं कि जैसे वो सेट होने जा रही है। जब से हमने शुरू किया है तकरीबन अक्टूबर से वगैरह, तो हम वेस्ट की कॉन्स्टिलेशन को कवर करते चल रहे हैं। अगर आप मेरे घर पे भी आएंगे तो हम वेस्ट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वेस्ट का आसमान सेट होने की कतार पे होता है। As in the geographical map, the east and west are shown to the right and left respectively in the sky. आप जैसे देखोगे तो स्काई मैप इज नॉट एग्जैक्टली द अर्थ मैप। स्काई मैप हम सर पे पकड़ते हैं, तो जो दिशा हमको सामने रखनी है उसको हमको सर पे लेके जाना है। तो ये कैसे होता है, ये बोलने के लिए उन्होंने नीचे कुछ लिखा है। ऑन स्काई मैप द नॉर्थ एंड साउथ आर टुवर्ड्स द बॉटम एंड टॉप ऑफ द मैप रिस्पेक्टिवली। दिस इज बिकॉज द स्काई मैप इज टू बी हेल्ड ओवरहेड। Hold the sky map in such a way that direction we face is at the bottom side. मतलब मैंने स्काई मैप उठाया, मैं पूरब की तरफ फेस करके बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि स्काई मैप का बॉटम साइड जो है वो मैं, क्या लिखा है इन्होंने, स्काई मैप इन द सच ए वे दैट द डायरेक्शन वी फेस इज एट द बॉटम। जो मतलब हम जिस पे पूरब की तरफ फेस कर रहे हैं, तो स्काई मैप उठाते वक्त उसको बॉटम की तरफ पूरब रखनी है। तो जब सर पे आएगी तो वो हमारे फोरहेड की तरफ रहेगी, तो उसी दिशा में पूरब होगी, तो हमको एक आइडिया आ जाएगा कि पूरब से अभी कौन से कॉन्स्टिलेशन या स्टार विजिबल है। अभी ये मैं सारी चीजें जो बोल रहा हूँ वो आपको दूर से बैठे बैठे इमेजिन करनी है, तो इट इज बिट डिफिकल्ट। मेरे यहाँ जब आ जाओगे तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूँ। Constellations, a group of stars occupying a small portion of celestial sphere is called constellation. हमने बहुत बार इसका जिक्र किया है। Some of these stars appear to form certain figures of animals, humans, or objects. These figures have been named after certain events or beliefs of the times when the constellations were identified. In this way, Western observers have divided the celestial sphere into 88 constellations. ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो मैं सिर्फ एक अच्छे बच्चे की तरह इसको पढ़ देता हूँ। Similarly, ancient Western astronomers put forward the idea of 12 zodiac signs, whereas the Indian astronomers suggested 27 nakshatra. इस बात की बड़ी अहमियत है कि मैं अब भी थोड़ी देर पहले मोदी जी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे, श्रद्धा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं हो। और वो भी दूसरे ने हमारे सर में डाली हुई अंधश्रद्धा तो हमको बिल्कुल नहीं होनी।
तो यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स मतलब जो इन चीजों को पढ़ते थे, समझते थे, उन्होंने नया फंडा लाया कॉल्ड जोडियाक साइन, जिसको हम राशि बोलते हैं मराठी हिंदी में। और इस राशि के पीछे दौड़ते दौड़ते राशि भविष्य भी ढूंढने लगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इंडियन नहीं है, ये उन लोगों का है जिनको ये सारी चीजें उस तरीके से देखने की पहले से ही आदत थी। उनका बिलीव जो है वो बीच पे है, इतनी सारी ऐसी उटपटांग चीजों पे है। अपने यहाँ स्टोरी भूत पे आती है और भूत पे ही खत्म हो जाती है, और वो भी तभी जब कभी रात को कई चार दोस्त लोग थोड़ा बैठे हैं, गप मारने के मूड में है, तो नॉर्मली वी डिस्कस सच थिंग फॉर द एंटरटेनमेंट से। तो ये चीजें यूरोप में बहुत पीरियड तक चलती रही, 10,000 1500 साल, जिसको अंधार युग बोला जाता है। तो ये जो पीरियड था, उस पीरियड के बहुत पहले से ही ये जोडियाक साइन वगैरह वहां पे आए। इंडियन कॉन्सेप्ट इज इंडियन कॉन्सेप्ट इज ऑफ नक्षत्र। मतलब क्या है, जो इक्लिप्टिक सर्कल की हमने बात की, जहाँ पे सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, गुरु सब घूम रहे हैं, उस सर्कल को हमारे देशवासियों के पुराने लोगों ने मतलब 12 की जगह 27 हिस्सों में बांट दिया। तो हम जब, अभी आप तो छोटे हैं, स्केल, फिर हम वर्नियर कैलिपर, और फिर माइक्रोमीटर, माइक्रो स्क्रू मीटर, स्क्रू गेज में जाएंगे, तो लिस्ट काउंट किसका अच्छा है? स्क्रू गेज का। तो उसी तरीके से जब हम ओवरऑल सिस्टम्स को देखते हैं, तो इंडियन टाइम कीपिंग सिस्टम का लिस्ट काउंट वाज फार बेटर कंपेयर टू एनी अदर नियरिंग सिविलाइजेशन। इतनी बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज हमारे सभ्यता ने दुनिया को दी, और आज हम लोग अंगूठी पहन के घूमते हैं और टीका टोपी डाल के अब फक्र और गर्व महसूस करते हैं अननेसरी चीजों का। पर आज उसमें जाएंगे नहीं। हम देखेंगे जो पढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो जोडियाक साइन पढ़ेंगे। The ecliptic has been imagined to be divided into 12 equal parts, and thus such each part 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। सो 30 डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर सबटेंडेड, जो एरिया आएगा वो आपके एक राशि का यानी जोडियाक साइन का हो जाएगा। ईच ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड राशि और जोडियाक साइन, and they are named as Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि अभी सन कौन से एरिया में घूम रहा है? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। अभी सूरज कौन से राशि में है? अभी सूरज कौन से जोडियाक साइन में है? क्या पढ़ते पढ़ते हो नहीं लगता। इधर किसी ने टॉरस लिखा, किसी ने मकर लिखा, किसी ने एक्वेरियस लिखा। एक्वेरियस वाला आदमी, ओ सर ने लिखा, तो सही जवाब सर। ओके, तो डॉक्टर पिकड़े जी ने सही बताया, इट इज एक्वेरियस। ओके, और अभी 21-22 तारीख को एंट्री मारेगा किसमें? इट विल एंटर इनटू द पाइसेस। फिर किसमें एंट्री मारेगा? एरिस, फिर टॉरस। ये सीक्वेंस है। ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया ने एक्वेरियस लिखने के बाद भी सानिया पाटिल लिख रही है मकर। वो मकर राशि की है लगता है। ओके, तो एनीवेज अभी हम जाएंगे नक्षत्राज में। द मून कंप्लीट्स वन। एक्वेरियस का मतलब क्या होता है वो पहले जानना होगा शायद आपको। कुंभ राशि। ओके, वो एक घड़ा दिखा दे ना, वो घड़ा वाली राशि, हमने इसके बारे में पढ़ा है। द मून कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन approximately 27.3 days. The portion traversed by the moon in one day is called a nakshatra. So if we divide 360 degrees into 27 equal parts, each part is about 13 degrees and 20 minutes. Nakshatra is known from the brightest star that it contains. जैसे हमने अगर हम बात करें कि एक राशि है जिसका नाम है टॉरस, मतलब वृषभ राशि। और वृषभ राशि में एक तारा है जिसको बोलते हैं रोहिणी, अरेबियक और इंग्लिश में अल्देब्रान जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ये योग तारा होता है, ब्राइट तारा। तो ये योग तारे का कॉन्सेप्ट है अपनी भारतीय सभ्यता ने दिए हुए नक्षत्रा नाम के कॉन्सेप्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इज
वेरी इजी। आप बोलोगे कि ये फलाना फलाना कॉन्स्टिलेशन है और उसकी ये राशि है, तो आधी चीज तो दिखती ही नहीं। तो ये हमारे पूर्वजों को समझ थी कि द वर्स्ट केस सिनारियो एटलीस्ट इफ यू हैव बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्काई यू विल बी एबल टू लोकेट दैट ब्राइटर स्टार। तो ये जो मैच्योर थिंकिंग था, इसके ऊपर हमको गौर करना चाहिए एंड इसके बारे में नहीं, बट इस तरीके से हमको अपने फंडे स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। तो लोग आजकल इसी बात पे बहस करते रहते कि हमारे पूर्वज कितने जानकार थे, जानकार थे। कोई पूर्वज जानकार होने से हम जानकार नहीं बनेंगे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे। तो किसी का फोटो सर पे लेके आने से, चलने से अच्छा है कि उसका विचार हम दिमाग में डालें और मेहनत की राह पे चले। तो विच नक्षत्र वी कैन सी ड्यूरिंग अ स्काई वॉच डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ अर्थ अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं, आप मेरे पास आएंगे तो आपको पढ़ाऊंगा। टेम्पररी हम देखते हैं, फाइंड आउट यूजिंग मराठी कैलेंडर, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट 27 नक्षत्रास, डिवाइड देम इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। मानसून में कौन से नक्षत्र होते हैं, विंटर में कौन से होते हैं, समर में कौन से होते हैं। आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको सुना देता हूँ थोड़े थोड़े। जैसे आपने रोहिणी सुना होगा, ओके, देन मगा सुना होगा, देन आपने पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, है ना। फिर आपने कृत्तिका सुना होगा। तो ये सारे, ओके, ये जो मृगशीर्ष है, मार्गशीर्ष जो है ये महीना, तो ये सारे जो है, ये मृगशीर्ष वगैरह ये सब नक्षत्र हैं। इनके एक अपने हिसाब किताब है। तो यहाँ अगर आपको वक्त है आपके बिजी शेड्यूल से, तो आप मराठी कैलेंडर कोई भी उठाइए और उससे लिस्ट बना के यहाँ डाल दीजिए। यूज योर ब्रेन पावर। वन जोडियाक साइन इज इक्वल टू डॉट 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 नक्षत्र। वन जोडियाक साइन कितना डिग्री बोला था हम लोगों ने? तकरीबन 30 डिग्री। एक नक्षत्र कितना डिग्री बोला था हमने? तकरीबन 13.3। तो भाई 30 डिग्री में 13.3 कितने आएंगे? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 2.3 समथिंग। तो इतने नक्षत्र एक जोडियाक साइन में बैठते हैं। एक जोडियाक साइन कितने दिनों का होता है? एक जोडियाक साइन 30 दिनों का होता है ना, तकरीबन एक महीने वाला। तो नक्षत्र कितना पीरियड का होता है, उस हिसाब से उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन करोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुराने जमाने में कैलकुलेशन क्रॉस क्रीज करके कितने अच्छे से फिट किए गए, फिर भी गलत हुए। क्यों? क्योंकि द इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाज इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट। इनकरेक्ट में बी द रॉन्ग वर्ड, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के चलते लोगों के कैलकुलेशन गड़बड़ होते रहे, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको सटीक किया गया। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उनका पहला स्पेस प्रोब लॉन्च किया, तो वहां के अरेबियन सिविलाइजेशन के जानकार वेटरन एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था उमर खयाम। तो उमर खयाम जी ने जो मुस्लिम लोगों के लिए कैलेंडर बनाया, वो तब से लेके अब तक सटीक कैलकुलेशन बनाता है। इतने ऊंचे दर्जा के उमर खयाम जो है वो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमी की जानकारी रखते। तो ये बोलना गलत होगा कि कोई एक सभ्यता या एक कोई सिविलाइजेशन को ही एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स या विज्ञान या वैज्ञानिक सोच की जानकारी थी। सबको थी, हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो अपने कितने पेजेस बचे? ये तो बहुत सारे पेजेस बचे। क्या मैं, मेरा स्पीड ही बहुत स्लो है लगता है। आप तो नाराज हो जाओगे। ऑलरेडी हम 10 में बजने में आ गए। चलो यार, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टॉपिंग हियर बिकॉज मेरा सुबह ऑफिस होता है। तो आज मुझे लगता है और एक दिन लगेगा 7 का क्लास खत्म होने में। बट बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दो कॉन्स्टिलेशन में कवर अप करता ही। और वैसे भी जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है उनको इससे कोई एतराज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इफ यू ऑल एग्री वी विल स्टॉप। व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके, अलाउड जी का आ गया, एज यू विश। बाकी लोगों का कुछ ओपिनियन है? क्या हम रोक दें यहाँ पे? यस, मैडम का भी आ गया। तो थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर। कीप रीडिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी। मम्मी डैडी के पैसे देने से या क्लास करने से एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज नहीं बढ़ता है। आपको इसके लिए खुद को थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट, Bye, शुभरात्रि, sir. शब्बा खैर, बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye, बाय. sir. Thank you, sir. बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye, सर. sir. थँक Good night. गुड नाईट. थँक यू. संपले काय? गेले का सगळे? Thank you, sir. चला गुड नाइट. थैंक यू. चलो जल्दी जल्दी. चलो लास्ट 3 लोग कौन बचे? श्लोक चलो, आर्यन नाचनकर चलो.